हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो किया था 2021 का जेई एडवांस लेवल का पैराबोला का क्वेश्चन। उसके बाद आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जेई एडवांस 2017 का। ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास 2017 के बाद डायरेक्टली 2021 में हमारे पास पैराबोला का जेई एडवांस का क्वेश्चन आया था। इसके इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था पैराबोला के रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है, इफ अ कॉर्ड विच इज नॉट अ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x हैज द इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू p and midpoint h comma k, then which of the following is are possible values of p, h and k। तो यहां पर हमें पॉसिबल वैल्यूज के बारे में बताना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसके लिए एक रफ इमेजिनेटिव फिगर को ड्रॉ कर लिया। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ किया और उसके बाद ये जो हमें बोल रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, इस टाइप का पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया। और जब हमने देखा इसको कंपेयर करके वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करके, तो हमारे पास जो फोकस पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4,0। अब यहां पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है और क्या बोल रखा है कि जो पैराबोला है इसकी एक कॉर्ड है 2x प्लस वाई इक्वल टू p करके। तो लेट से हमने वो कोई कॉर्ड ले ली इस टाइप से, जो कि फोकस से अभी हम पास नहीं करते हुए दिखा रहे क्योंकि हमें नहीं पता कि जो कॉर्ड है ये फोकस से पास हो रही है या नहीं हो रही है। और इसमें एक और चीज बोल रखी है, इफ अ कॉर्ड विच इज नॉट अ टेंजेंट, मतलब कॉर्ड को इस तरीके से लेना है कि वो टेंजेंट ना हो। और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम कॉर्ड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कर्व के अंदर होगी। और क्योंकि अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट तो कर्व को टच करके जाती है, वो कर्व को दो जगह कट नहीं करती है। और जब वो कर्व को कट करेगी ही नहीं टेंजेंट, तो ऑब्वियसली कॉर्ड की लेंथ 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बिना कंफ्यूज किए ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने कोई एक लाइन सेगमेंट ले लिया और इस लाइन सेगमेंट को अगर हमने एक्सटेंड कर दिया तो इस टाइप की हमने एक रफ इक्वेशन को एक रफ फिगर के अंदर ड्रॉ कर लिया। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इस कॉर्ड की इक्वेशन को विच इज गिवन बाय 2x प्लस वाई इक्वल टू p से। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोल रखा है, मिड पॉइंट, इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो इन्होंने कोई पॉइंट p लेट से बोल देते हैं अभी के लिए, वो किससे बता रखा है, h, k से। अब ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमें p, h एंड k का, इस p का, इस h का एंड इस k की पॉसिबल वैल्यूज को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। खुद जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ये इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया गया। ये केवल 1 मिनट का क्वेश्चन है। कैसे, अगर हम देखेंगे कि हमारे पास कॉर्ड की एक इक्वेशन तो हमें दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू p, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी कर्व के अंदर अगर कॉर्ड का कोई मिड पॉइंट दे दिया जाए और तब हमें कॉर्ड की इक्वेशन को कैलकुलेट करना होता है, तब उस कंडीशन के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं t इक्वल टू s1, जहां t तो होता है टेंजेंट की इक्वेशन उस कर्व के लिए। तो अगर ये कर्व है तो इस कर्व को हम लिख सकते हैं, लेट से c इक्वल टू, ये कर्व हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 16x। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व को, ये कैपिटल C है। तो अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे किस पॉइंट से, h, k से, ये एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास और एक कंडीशन होती है जिसके बेसिस पर हम ये कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं जब हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन होता है h, k। तो t इक्वल टू s1 से हमने सबसे पहले t की वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लिया। t हमारे पास होती है टेंजेंट की इक्वेशन। तो वो कैसे आती है, जब हम इसमें बोल देते हैं y1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 8 टाइम्स ऑफ 2x को हम लिखते हैं x प्लस x1। और क्योंकि यहां पर y1 को तो हमने बुला रखा है k और x1 को बुला रखा है हमने h, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ky माइनस 8 टाइम्स ऑफ x प्लस h। इसको चाहे तो आप एज इट इज छोड़ दीजिए और चाहे आप इसके अंदर 8 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेट से अभी के लिए हमने t को बोल दिया है इतना।
अब इसके बाद जब हम S1 की कैलकुलेशन करते हैं तो S1 बेसिकली इस पॉइंट को इस कर्व में सेटिस्फाई कराकर हमें मिलता है। तो हमने जब इस h, k को इस कर्व में सेटिस्फाई करा दिया तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स ऑफ h। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन t इक्वल टू S1 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ky माइनस, अब हमने 8 की मल्टीप्लाई भी कर दी अंदर, ये हो गया 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 8 टाइम्स ऑफ h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 16h। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी तो हम देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारे पास, हमने इन क्वांटिटीज़ को x और y, क्योंकि हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, h और k भी हमारे लिए अननोन की तरह हैं क्योंकि हमें इनका नहीं पता है, लेकिन इक्वेशन जो हमारी बन रही है वेरिएबल्स में वो किसकी बन रही है, x एंड y के अंदर। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 8x जब हम RHS में लेके चले जाते हैं माइनस ky प्लस k स्क्वायर, और क्योंकि ये माइनस 8h है और ये माइनस 16h है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8h एंड और कोई क्वांटिटी हमारे पास नहीं है इक्वल टू 0। अब जब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं और इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन एंड ये जो हमारे पास फॉर्मूला था एंड कंडीशन, हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन एक ही लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो कौन है, वो कॉर्ड वाली इक्वेशन है। तो अगर ये दोनों की दोनों लाइंस हमारी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, इसी इक्वेशन को ए मान लिया, इसी इक्वेशन को बी मान लिया और दोनों के कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर कर लिया तो हमारे पास कुछ इस टाइप का सा कंडीशन आ जाएगा। हमने x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो ये हो रहा है 2/8 इक्वल्स टू, और ये y का कोफिशिएंट हो रहा है हमारे पास 1/, ये हो गया हमारे पास माइनस k एंड कांस्टेंट टर्म वैसे तो देखिए इक्वल्स टू में लिख रखी है, अगर हम इक्वल टू का साइन हटाकर अपनी इसी इक्वेशन की तरह अगर इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस p इक्वल्स टू 0। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस p इक्वल्स टू 0। और अब इसका कंपैरिजन जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p अपॉन, यहाँ पर कितना आ रहा है, k स्क्वायर माइनस 8h। थोड़ा ध्यान से देखेंगे जब हम कंपैरिजन करने चलते हैं तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ रही है -4, और जब हम इसका कंपैरिजन जब इससे करते हैं तो हमारे पास आ रहा है -p अपॉन k स्क्वायर की वैल्यू जब आप 4 रख देंगे, मतलब k की वैल्यू जब आप 4 रख देंगे k स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 8h इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आएगा आपके पास 1/4, और इसे अगर आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे या सिंप्लीफाई कर लेंगे हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स टू 16 माइनस 8h, और इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं 8h माइनस 4p इक्वल्स टू 16, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 को आप कॉमन ले सकते हैं और उसे सिंप्लीफाई करके यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2h माइनस p इक्वल्स टू 4। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आ गई है, ये बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है h एंड p के अंदर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं h और p जो है हमारे पास दो डिफरेंट अननोन हो गए, लेकिन इक्वेशन हमारे पास केवल एक ही बन रही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास इसके अंदर कुछ और डेटा हमें नहीं दे रखा है। तो अब इन्होंने जो हमें कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं ऑप्शंस की फॉर्म में, हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट फॉरवर्ड इन्होंने हमें वैल्यूज़ को दे रखा है जो कि हमें पुट करनी है और हमें वैल्यू को निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी k की वैल्यू कितनी आई थी, -4। तो या तो ऑप्शन ये वाला सही होगा या ऑप्शन ये वाला सही होगा, ना तो ये ऑप्शन सही हो सकता ना ये ऑप्शन सही हो सकता। तो हम एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो ऑप्शन तो हमारे पास पहले से ही हट गए हैं। बात करते हैं इस सेकंड ऑप्शन की, तो अगर हमने h इक्वल्स टू अगर 3 रख दिया और p की वैल्यू ले ली 2, तो हम देख पा रहे हैं यहां पर 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो हमारा एक तो ऑप्शन हो गया ये करेक्ट। अगर हम इस सेकंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं
तो हम देख रहे हैं यहां पर h की वैल्यू इन्होंने बोली है 2 एंड p की वैल्यू बोली है इन्होंने -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास +2। तो यहां से वैल्यू आ रही है हमारे पास 6, तो ऑब्वियसली हम इस वैल्यू को नहीं ले पाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ रही है वो कौन से ऑप्शन से आ रही है, बी ऑप्शन से आ रही है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमसे पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। क्या बोल रखा था इसमें, लेट कैपिटल P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर S of the circle x square plus y square minus 4x minus 16y plus 64 equals to 0. Let capital Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally. Then हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसके अंदर से हमें करेक्ट ऑप्शन को बताना होगा। ये वैसे मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन था और इसके अंदर हमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन मिलने वाले थे। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले अगेन हमारे पास वही प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले एक रफ इमेजिनेटिव फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करके अपना ये जो पैराबोला है इसको ये ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो सर्कल है वो इसके अंदर किसी तरीके से है या बाहर किसी तरीके से फिट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है और रेडियस है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, हमने इस सर्कल को देखा और इसके सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करी। तो हम देख रहे हैं इस सर्कल के सेंटर पॉइंट हो जाएंगे 2 एंड 8 और रेडियस हमारे पास आ रही है √ h का स्क्वायर मतलब 4 प्लस ये आप h और g के अंदर रिलेशन जानते होंगे, h इक्वल्स टू -g होता है एंड k इक्वल्स टू -f होता है। तो जो रेडियस निकलती है वो निकलती है हमारे पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c करके। तो यहाँ पर हम g की वैल्यू देख पा रहे हैं, ये कितनी हमारे पास -2 और उसका स्क्वायर भी कितना आएगा 4। एफ के स्क्वायर का मीनिंग हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर वो 64 हो जाएगा, माइनस सी की वैल्यू हमें कितनी बोल रखी है 64। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ रही है कितनी 2। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस पैराबोला की बात करते हैं तो इसका अगर हम ये जो फोकस है वो कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ कहीं 1,0 पर अगर हम एज्यूम करते हैं और इस y एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं तो इस हिसाब से हमारे पास जो सर्कल का सेंटर आएगा वो 2,8 पर कहीं बहुत ऊंचाई पर यहाँ कहीं पर आ रहा होगा। अगर हम रफ स्केल को भी अगर इमेजिन करते हैं और अगर हम सेंटर पॉइंट को अगर बनाते हैं इस पैराबोला के अकॉर्डिंगली तो वो सर्कल इस पैराबोला के एक्सटर्नल ही बन के आएगा हमारे पास। अगर सर्कल इस पैराबोला के एक्सटर्नल पार्ट में बन के आ रहा है फिर उसकी सेकंड कैलकुलेशन हमें ये करके देखनी होगी कि इस जो हमारा वो जो सर्कल आने वाला है उसकी जो रेडियस है कहीं वो इतनी ज़्यादा ना हो रही हो कि वो जो सर्कल था वो हमारे पैराबोला को कट कर रहा हो। तो हम देख पा रहे हैं कि रेडियस केवल और केवल 2 है और हमारा जो सर्कल है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो 2,8 पर अवेलेबल है। तो हमारे पास जो सर्कल है वो किसी भी तरीके से इस तरीके से अवेलेबल नहीं है कि वो पैराबोला को कट कर पाए। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या करा, रफ फिगर क्योंकि हम बना रहे हैं सर्कल को इतना ऊपर बनाने की बजाय हमने इसको रफली यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है कि हमारा ये जो काम है कैलकुलेशन का वो ईजिली हो जाए। तो हमने इसके सेंटर कोऑर्डिनेट ले लिए हैं 2,8 और हमने यहां कहीं कोई पॉइंट ले लिया है। इन्होंने क्या पॉइंट का कोई नाम दिया है, हाँ इन्होंने एक पॉइंट का नाम दिया है P। इस पॉइंट P पर हमने क्या करा, एक सबसे पहले टेंजेंट को ड्रॉ किया और हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमें कोई डिस्टेंस चाहिए होगी तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। अब यहाँ सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर हम कोई टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इस P से इस S तक की अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होनी चाहिए। किसके लिए, सर्कल के लिए।
अगर वो इस सर्कल के लिए परपेंडिकुलर होगी तो ऑब्वियसली जब हम इस पॉइंट P से भी इस S तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो वो डिस्टेंस इस तरीके से होगी कि P पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट के ऊपर जो लेंथ होगी, जो लाइन जा रही होगी, वो भी परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी। और वो किससे पास हो रही होगी? वो सेंटर से पास हो रही होगी। यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ये कॉन्सेप्ट 10th क्लास का यूज किया गया है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किस तरीके से आ रही होगी। अगर कोई भी दो लाइंस अगर इंक्लिनेशन पर होंगी तो उनके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी। केवल और केवल पैरेललिटी के कंडीशन के अंदर ही हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी वो एग्जिस्ट कर पाएगी। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको कि ये क्या बुला रहे हैं, पॉइंट Q, अगर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया और इस पॉइंट P पर भी अगर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, अगर ये दोनों टेंजेंट्स अगर पैरेलल नहीं होंगी तो हमारे पास यहां पर ये जो परपेंडिकुलरली एक तरीके से हम यहां पर ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि इस पॉइंट के लिए नॉर्मल का काम कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रिएट करना और कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा, इस पॉइंट P को हमने पैराबोला के अकॉर्डिंगली पैरामेट्रिक फॉर्म में इस कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लिया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 80 स्क्वायर एंड ट्वाइस 80। अगर हमें थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी पॉइंट के लिए हम नॉर्मल की इक्वेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें वो इक्वेशन याद आती है तो हम उसको लिख लेते हैं। वैसे तो ये हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप इसके अंदर इस इक्वेशन को बोल सकते हैं y1 इक्वल्स टू 2a टाइम्स, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, 2a टाइम्स x प्लस x1। तो उसके अंदर जब आप ये ट्वाइस 80 एंड 80 स्क्वायर वैल्यू जो पुट करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर, जब पॉइंट पैराबोला के ऊपर ही अवेलेबल होता है तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, जो क्या बन के आती है yt इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर। और क्योंकि हम देख रहे हैं एक ही वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही है, तो हमारे पास ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, yt इक्वल्स टू x प्लस टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है x बाय टी प्लस टी। अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है हमारे पास, उसके अंदर वो कितना हो रहा है 1 बाय टी। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इस पॉइंट P पर जो इक्वेशन निकालने वाले हैं नॉर्मल की, उस नॉर्मल के लिए अगर हम इस इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगा। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। हमने क्या बोला कि अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसका जो स्लोप आ रहा है, टेंजेंट का स्लोप, वो कितना आ रहा है 1 बाय टी। अब इसके रिलेटिवली अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं इस पॉइंट से पास होने पर, तो हमारे पास इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस का टी। तो हमारे पास जो बनने वाली जो इक्वेशन हो जाएगी उसका हम ध्यान रखेंगे, वो हमारे पास कुछ हो जाएगी y माइनस ट्वाइस ऑफ 80 इक्वल्स टू माइनस टी टाइम्स ऑफ x माइनस 80 स्क्वायर। इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस का ट्वाइस 80 प्लस 80 क्यूब। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, नॉर्मल की इक्वेशन आई है, लेकिन ये टी पैरामीटर की फॉर्म में आई है। हम चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास स्लोप फॉर्म में आ जाए। तो अभी के लिए अगर हम इस नॉर्मल का जो स्लोप है वो m मान लेते हैं, तो m इक्वल्स टू ये हमारे पास कितना हो रहा है माइनस टी, क्योंकि नॉर्मल का जो स्लोप है हमारे पास कितना आ रहा था माइनस टी। तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी स्लोप फॉर्म में, वो कितनी हो जाएगी mx माइनस ट्वाइस am माइनस am क्यूब। लेट से इसे अभी के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 बुला लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बुलाया तो हम देखते हैं ये जो हमारी नॉर्मल थी, ये नॉर्मल पॉइंट P से तो पास हो ही रही थी, Q से भी पास हो रही थी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेकर आने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो हमारे इस पॉइंट S मतलब सर्कल के सेंटर से भी पास होगी। बस इतना हमें अगर समझ में आ जाता है तो हम इस नॉर्मल की इक्वेशन को किससे सेटिस्फाई करा देंगे, सर्कल के सेंटर से। तो जैसे ही हमने इसको सेटिस्फाई कराया, ये हो जाएगा हमारे पास 8 इक्वल्स टू y की कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 8, m टाइम्स ऑफ x का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2,
माइनस 2 इंटू, अब a की वैल्यू तो हमें पता ही है वो कितनी है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा m माइनस एम क्यूब। हमारे पास a की वैल्यू तो दे रखी है 1, और क्योंकि हम थोड़ा सा भावनाओं में बहकर यहाँ पर a को ही लिखे चले जा रहे थे, क्योंकि a क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और a किसको रिप्रेजेंट करता है, इस f के अंदर ये जो हमारे पास फोकस रहता है, a इक्वल्स टू फोकस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करके देता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 2m से ये 2m कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास m क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से केवल और केवल हमें m इक्वल्स टू -2 वैल्यू आएगी, क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास m प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2m इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं केवल और केवल यही इक्वल्स टू 0 हो पाएगा, ये इक्वल्स टू 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 आ रहा है, जिसकी वजह से m की जो वैल्यू आ रही होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रही होगी। मतलब वो लेस देन 0 जब डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा तो वो हमारे लिए इनवैलिड वैल्यूज देगा, और क्योंकि m जो है या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं आ सकता है, तो इस वजह से हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो हमारे पास m की जो वैलिड वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, -2। अगर हम अपनी रफ फिगर के अकॉर्डिंगली भी अगर देखते हैं तो अगर m की -2 वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो हमने रफ फिगर के अकॉर्डिंगली भी जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो अभी के हिसाब से सही ड्रॉ किया है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप इस लाइन के लिए परफेक्टली शो कर रहा है कि tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो रही है यहाँ पर। अब इसके आगे चलते हैं हम, हमारे पास m की वैल्यू आ गई है -2, तो अगर -2 वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। वो कैसे, हमने इसके अंदर -2 वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x -2 इंटू ये m की वैल्यू तो -2 थी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और a की वैल्यू 1 है, -2, और ये हो जाएगा -8 प्लस का 8। तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ रही है -2x प्लस 12, जिसको कि हम ढंग से लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। जैसे ही हमारे पास ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। चाहे तो हम इस पॉइंट P को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे तो t की टर्म्स में ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहे हम स्लोप की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास am, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर नॉर्मल के लिए जब हम इस पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्लोप आया था m की फॉर्म में वो कितना था, -t। तो हम चाहें तो t इक्वल टू -m करके जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा am स्क्वायर माइनस ट्वाइस am, और जब हम इसके अंदर m की वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितनी आई थी, -2, तो ये हो जाएगी a की वैल्यू तो हमारे पास 1 थी ही, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर मतलब 4, एंड 2 इंटू 1 इंटू -2, ये भी हो जाएगा हमारे पास 4। तो 4 और 4 ये वैल्यू आ रही है हमारे पास इस पॉइंट P की, और s की वैल्यू तो 2 और 8 आ ही रही थी। अब इसको हम थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए चलते हैं। तो हम देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन हमसे क्या पूछ रखा है, SP इक्वल टू 2√5, मतलब S और P के बीच की जो डिस्टेंस बोल रखी है वो हमसे 2√5 बोल रखी है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हो जाएगी √8 - 4 होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर मतलब 4। तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 20 का √, जिसको कि हम बोल सकते हैं 2√5। तो मतलब ये जो हमारे पास पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट दे रखा है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, SQ रेशो QP, मतलब ये इतनी वैल्यू दे रखी है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसका जो रेडियस है वो तो गिवन कर रखा है, जो कि हमने कैलकुलेट करा था 2, और ये लेंथ भी हमने कैलकुलेट कर ली है SP, ये कितनी आ गई हमारे पास 2√5।
तो अगर हम पी क्यू या क्यू पी कैसे भी करके हम बुला सकते हैं, इस लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो क्यू पी लेंथ है ये हो जाएगी हमारे पास पूरी टोटल लेंथ पी एस माइनस एस क्यू। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी अभी हमने ये पी एस लेंथ, एस पी लेंथ, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लिया था, और एस क्यू तो हम जानते ही हैं कि ये रेडियस के इक्वल है, तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ √5 माइनस 1। तो यहाँ पर हमें पॉइंट क्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आप हर पॉइंट को कैलकुलेट करो जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी ना हो और फिर आपको लगे बाद में कि यार इसके अंदर तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया है। तो हम देख रहे हैं डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी किस रेशो की, इस रेशो की जो कि बोल रखा है एस क्यू रेशो क्यू पी। तो हमने निकाल लिया ये कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, एस क्यू की वैल्यू तो है हमारे पास 2 और क्यू पी की लेंथ अभी अभी आपने निकाली वो कितनी हो गई हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ √5 माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 से हमने 2 को कैंसिल आउट कर दिया और ये अंडर रूट में 5 माइनस 1 हमारे पास आ रहा है, अंडर रूट में 5 एंड देन माइनस 1। तो अगर हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखेंगे नीचे कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा इसका √5 + 1, उससे जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ रहा है हमारे पास 4। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं बैठ पा रहा है। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला ड्रॉन एट पी इज 6। तो हमें ध्यान से देखते हैं कि ये जो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, इस नॉर्मल की इक्वेशन को ये पूछ रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पर जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो यहां पर ये जो एक्स इंटरसेक्ट आएगा हमारे पास उसकी लेंथ कितनी होगी। ये भी बहुत सिंपल सा है, हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली थी। अगर हम यहां पर ध्यान दें थोड़ा सा, इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए जो कि एक्स एक्सिस पर अवेलेबल होगा हमें y = 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही आप y = 0 पुट कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है 6। तो मतलब जो x इंटरसेप्ट की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 6। और क्योंकि ऑप्शन के अंदर भी हमसे कितनी लेंथ बोल रखी है 6 इंटरसेप्ट की लेंथ बोल रखी है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू इज 1/2। हमने स्टार्टिंग में ही इस पर्टिकुलर इमेजिनेशन को समझने की कोशिश करी थी कि आखिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट S कैसे आ रही होगी। ध्यान से अगर आप देखो इन्होंने पहले से ही बोल रखा है लेट P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 4x विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर S। तो अगर शॉर्टेस्ट अगर रहा होता ये डिस्टेंस तो ऑब्वियसली पॉइंट P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट और इस लाइन जॉइनिंग के थ्रू ये जो हमारे पास पॉइंट Q आता है इस पर ड्रॉ की गई जो टेंजेंट होगी उन दोनों के बीच में जो कंडीशन होनी चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए, वो किस चीज का होना चाहिए, पैरेलल लाइंस का रिलेशन होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट P पर ड्रॉ की गई टेंजेंट और इस पॉइंट Q पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का जो स्लोप है अगर ये पैरेलल अगर होंगी तो इनका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब क्योंकि हम देख रहे हैं नॉर्मल का जो स्लोप आया था वो m = -2 आया था। जब स्लोप ऑफ नॉर्मल -2 आया था तो हम समझ पा रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर, मतलब इस नॉर्मल और इस ये जो टेंजेंट वाली लाइन है इसके अंदर अगर परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन है तो हम जानते हैं m1 m2 = -1 से इस टेंजेंट का जो स्लोप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो हमारे पास जब इस लाइन का स्लोप 1/2 आ गया तो ऑब्वियसली इस लाइन जो कि टेंजेंट है पॉइंट P पर इसके पैरेलल है ये वाली लाइन जो कि पॉइंट Q से पास हो रही है, तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा 1/2। तो बहुत ही आसानी से हम इस फोर्थ ऑप्शन डी को भी करेक्ट बोल पा रहे हैं जिसका स्लोप कितना आ रहा है 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन करेक्ट बैठ रहे हैं
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हमारी PYQs की जर्नी इसी तरीके से चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।